हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मार्कर। तो हम लोग आज PYQs कवर करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं फ्रॉम यूनिट 3, जिसमें हमारे माइक्रोब्स वाला चैप्टर आता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज आते हैं। ओके, सो हम लोग वन शॉट में इसको कवर कर लेंगे, हमारे जो भी इंपॉर्टेंट PYQs आए हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। What are the proto-oncogenes and why are they called so? देखो, proto-oncogenes बेसिकली क्या होते हैं? वो जीन्स होते हैं जो बाद में कैंसरस बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटो-ऑन्कोजीन्स वैसे जीन्स होते हैं, दोज जीन्स जो कि कैंसर कॉज करवा सकते हैं बॉडी में। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड प्रोटो-ऑन्को। प्रोटो मीन्स अभी ये फॉर्म नहीं हुआ है बट कैन फॉर्म। ओके, मतलब अभी बच्चे स्टेज में है, लाइक इनएक्टिव स्टेज में है, हम कह सकते हैं इनएक्टिवेटेड है। पर ऑन्कोजीन्स उनको हम कहते हैं। ऑन्कोजीन्स जो होते हैं बेसिकली ये ऐसे जीन्स होते हैं दैट कैन कॉज अ नॉर्मल सेल टू बिकम कैंसरस। तो ऑन्कोजीन्स वो जीन्स होते हैं जो कि एक नॉर्मल फंक्शनिंग सेल को एक कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और प्रोटो-ऑन्कोजीन्स ऐसे इनएक्टिवेटेड जीन्स होते हैं, अगर ये एक्टिवेट हो गए तो फिर कैंसर कॉज करेगा बॉडी में, इसीलिए इनको प्रोटो-ऑन्कोजीन्स कहा जाता है। ठीक है, प्रोटो मीन्स अभी शुरुआत नहीं हुई है, अभी इनएक्टिवेटेड स्टेज पर है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो इन द लाइफ ऑफ अ मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। हमें पता है प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया कॉज करवाता है, मलेरियल पैरासाइट होता है। प्लाज्मोडियम ही हमारे बॉडी में आता है, किसके थ्रू? फीमेल एनोफिलिस के थ्रू। क्या लाइफ साइकिल है? ये एनोफिलिस मस्कीटो है। एनोफिलिस मस्कीटो हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर एक स्पोरोजोइट ट्रांसफर करती है। ठीक है, स्पोरोजोइट ट्रांसफर होता है, स्पोरोजोइट ट्रांसफर होते हैं इन ह्यूमंस। अब ये स्पोरोजोइट क्या होता है? ह्यूमंस में फीवर विथ चिल्स वगैरह कॉज करते हैं, एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिससे कपकपी होती है, ठंड लगती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, फीवर विथ चिल्स मलेरिया का एक सिम्टम है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि जिससे मलेरिया होगा उसे बहुत कपकपी लगेगी, वो बहुत ठिठुरेगा। ठीक है, तो चिल्स उसे बोला जाता है, फीवर विथ चिल्स। और ये हर 2-3 दिन पर रिपीट होगा डिपेंडिंग अपॉन कौन से स्पीशीज का प्लाज्मोडियम आया हुआ है। अब यहाँ पर जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस में बनता है गैमेटोसाइट। ह्यूमंस में बनेगा, हमें क्या मिला? स्पोरोजोइट मिला है, किससे? फीमेल एनोफिलिस से। फीमेल एनोफिलिस से हमें मिला है स्पोरोजोइट ह्यूमंस में, और ह्यूमंस में बन रहा है क्या? गैमेटोसाइट। अब ये जो गैमेटोसाइट है, गैमेटोसाइट है, इसे वापस से लिख देते एक बार। देखो, एनोफिलिस मॉस्किटो से ट्रांसफर हुआ है स्पोरोजोइट इनटू ह्यूमंस, ह्यूमन बॉडी। ये है ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी में क्या बन रहा है? स्पोरोजोइट से आगे ये सेल्स में, लिवर सेल में एंटर करेंगे, वहाँ से टॉक्सिन रिलीज करेंगे जिससे फीवर विथ चिल्स आएगा, और भी हमारे रेड ब्लड सेल्स को डैमेज करेंगे, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। अब ह्यूमंस में एक्चुअली में यहाँ पर बन चुका है गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट मीन्स गैमीट्स बन चुके हैं, किसके? प्लाज्मोडियम के। ठीक है, प्लाज्मोडियम का एक स्टेज है लाइफ साइकिल में, स्पोरोजोइट जो एनोफिलिस से आया, ह्यूमंस में बना गैमेटोसाइट, और ह्यूमंस से वापस एनोफिलिस में ये गैमेटोसाइट जाएगा। और जब गैमेटोसाइट जा रहा है एनोफिलिस में, तो इनमें क्या होता है? एनोफिलिस मॉस्किटो में गैमेटोसाइट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। समझ में आया? ह्यूमंस में क्या हो रहा है? यहाँ पर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा,
ह्यूमंस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा प्लाज्मोडियम का, जिससे वो बनाएंगे गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट जो है वो एनोफिलिस वापस से जो मच्छर है वो खून पिएगा जब, तो साथ में ब्लड मील के साथ ये गैमेटोसाइट उठा लेता है ह्यूमंस से, और जब गैमेटोसाइट उठा लेगा तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जिससे कि वापस से एक नया जाइगोट बनेगा, और उसके बाद फिर ये इनके सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट जो है वो ट्रांसफॉर्म होकर स्टोर हो जाएगा, और वापस से अगर वही मच्छर किसी हेल्दी इंसान को काटता है तो वो क्या ट्रांसफर करेगा, स्पोरोजोइट ट्रांसफर करेगा। फिर उस इंसान में क्या बनेगा, गैमेटोसाइट। अगर एक कोई सा भी फीमेल एनोफिलिस दोबारा से, या तो जो इन्फेक्टेड है प्लाज्मोडियम से ऑलरेडी वो, या दोबारा से कोई सी भी फीमेल एनोफिलिस दोबारा से उस इन्फेक्टेड जिसमें ये स्पोरोजोइट जा चुका है उस इंसान को उस इंसान का खून पिएगी, तो गैमेटोसाइट उठाएगी। गैमेटोसाइट वहाँ पर सेक्सुअल प्रोडक्शन उसके बॉडी में करेगा, सलाइवरी ग्लैंड में जाकर स्पोरोजोइट वहाँ पर स्टोर होगा, फिर आगे किसी हेल्दी इंसान को काटे। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल चलता रहता है प्लाज्मोडियम का। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इन द मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो का इंपॉर्टेंस ये है कि वो एक जगह देता है उनको जहाँ पर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और उसके बाद जाइगोट से क्या बनता है, स्पोरोजोइट, जो कि सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर होगा, एंड देन उस स्पोरोजोइट को वो आगे ट्रांसफर कर देंगे जब वो वापस से ब्लड मील लेंगे या फिर किसी और हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सप्लेन व्हाई द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ वैक्सीन कॉजेज इंक्रीज इन द एंटीबॉडी कंसंट्रेशन। ठीक है, वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन हम कब देते हैं, जब हमें किसी बीमारी से बचना हो, तब नहीं। जब हमें बीमारी हो चुकी है तब नहीं देते हैं। बीमारी हो चुकी है तब हम एंटीबॉडी देंगे बाहर से, ठीक है, ताकि उसको हम एंटीजन को हम डिस्ट्रॉय कर सके, उसको हम मतलब खत्म कर सके। अब वैक्सीन दिया जाता है बचने के लिए। फ्यूचर में अगर बीमारी हो गई, अगर इस टाइप का कोई पैथोजन आ गया तो कैसे बचेंगे? तो वैक्सीन जो है वो काम करते हैं मेमोरी पर। अब वैक्सीन, जैसे पोलियो वैक्सीन दिया जाता है, अभी कोरोना वायरस का वैक्सीन हमने लिया, तो वो क्यों लिया? ताकि अगर कभी फ्यूचर में पोलियो हो, कभी फ्यूचर में कोरोना वायरस एंटर कर जाए बॉडी में, तो हमारी बॉडी रेडी रहे, ताकि उस वायरस से फाइट कर सकती है। तब वैक्सीन नहीं देते हैं जब ऑलरेडी हो चुका है। जब ऑलरेडी हो चुका है उसको बाकी दवाइयाँ देंगे, एंटीबॉडीज देंगे बाहर से, ठीक है। अब वैक्सीन क्या करता है? वैक्सीन में हम यूजुअली क्या रखते हैं, या तो वैक्सीन में हम वीकेंड पैथोजन रखेंगे। वैक्सीन होता क्या है? वैक्सीन इज एक्चुअली, वैक्सीन में हम जानते हैं फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड में क्या है, हम सिरिंज से निकालते हैं, इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। उसमें होता क्या है, या तो जिस पैथोजन से हमें बचना है, जैसे कोरोना वायरस था, तो कोरोना वायरस से बचने के लिए जो वैक्सीन था उसमें या तो कोरोना वायरस को एकदम वीक करके डाला गया था, कि मतलब इतना वीक है कि वो हम पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं करेगा, लेकिन उसके कुछ एंटीजेंस तो रहेंगे उसमें। अब वो एंटीजेंस वीक फॉर्म में है ताकि हमको बीमार नहीं करेंगे, लेकिन बॉडी को एक्टिवेट कर देंगे कि कुछ बाहर से आया है, इसके अगेंस्ट काम करना शुरू करो। तो या तो वीकेंड पैथोजन रहेगा, या तो फिर डेड भी पैथोजन हो सकता है, ठीक है, या तो हम सिर्फ एंटीजेन डाल सकते हैं, ठीक है। या तो पूरा का पूरा पैथोजन हो सकता है डेड फॉर्म में या वीकेंड फॉर्म में, या तो एंटीजन हो सकता है। एंटीजन मतलब एक प्रोटीन जो कि, देखो, कोई सा भी पैथोजन आएगा वो पूरा का पूरा पैथोजन ऐसा नहीं है कि उसका हर एक पार्ट हमें बीमार करता है। पैथोजन में पैथोजन के अंदर कोई एक प्रोटीन होती है, एक एंटीजन होता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो हम या तो सिर्फ उस पार्ट को डाल सकते हैं, या तो डेड पैथोजन उसमें वो एंटीजन होगा, या तो वीकेंड पैथोजन। ये हम बॉडी में इंजेक्ट किए हैं। अब हमारी बॉडी को क्या लगेगा, कुछ भी फॉरेन बाहर का आया हुआ है, बाहर का जब आया हुआ है तो हमारी बॉडी क्या होगी, एक्टिवेट होगी कि खतरा है यहाँ पर। तो जब बॉडी को खतरा फील होगा तो बॉडी एक्टिवेट काम करना शुरू करेगी कि इसको ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। अब एक बार में हो सकता है एंटीबॉडी सही वाला ना बन पाए, क्योंकि बॉडी हिट एंड ट्रायल के मोड में है उस टाइम, कि भाई इस तरीके से इसे खत्म कर सकते हैं इस एंटीजन को, नहीं, इस सेकंड तरीके से कर सकते हैं, नहीं, थर्ड टाइप का एंटीबॉडी बनाए, नहीं, फोर्थ टाइप का एंटीबॉडी बनाए, नहीं। मान लो 10th एंटीबॉडी जो बना है, 10th टाइप वाला बना है, वो एक्चुअली इस पैथोजन को या इस एंटीजन को खत्म कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो हमें क्या पता चला, उस 10th तक पहुंचने के लिए बॉडी ने हिट एंड ट्रायल किया 10 बार, उसमें टाइम लगा है, ठीक है। अब एक्चुअल इन्फेक्शन हो तो हम उतना टाइम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब एक्चुअल में जब
एकदम फुल्ली एक्टिवेटेड वायरस अटैक करेगा तो वो इतना टाइम बॉडी में देगा ही नहीं कि तुम हिट एंड ट्रायल करो। वो आएगा, अटैक करेगा, बीमारी कॉज करेगा, पेशेंट को नुकसान करेगा। तो हम पहले से प्रिपेयर करके रख रहे हैं कि क्या पता हमें 10th टाइम में जो हमारा बना है, चलो अभी हमें पता चल गया कि 10th टाइम वाला हमारा सही बना है, हो सकता है महीने लगे, इसमें वीक्स में भी बन सकता है, मंथ्स में भी बन सकता है, ठीक है, हो सकता है महीने लगे। पर अब जब बॉडी को पता चल चुका कि जो 10th वाला एंटीबॉडी हमने बनाया है वो एक्चुअली इस पैथोजन को ख़त्म कर रहा है, इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसे डीएक्टिवेट कर रहा है बॉडी में, तो बॉडी उस 10th वाला जो एंटीबॉडी बनाया है उसे स्टोर करके रख लेगी एज मेमोरी सेल्स। अगले बार अगर दोबारा से एक्चुअल वायरस अटैक करता है तो ये जो कुछ मेमोरी सेल्स घूम रहे हैं बॉडी में, ये इनकाउंटर करेंगे उस वायरस को, उस पैथोजन को, तो बॉडी तुरंत एक्टिव मोड में आएगी कि यही वाला एंटीबॉडी जो है, जो हमने बना के एज अ मेमोरी स्टोर करके रखा है, इसके लिए वायरस आ चुका है, तो अब इस वाले का मल्टीप्लिकेशन शुरू होगा। अब हमें वहाँ हिट एंड ट्रायल नहीं करना होगा, अब हमें पता है कि एग्जैक्ट यही वाला काम करना है, इसके मल्टीपल कॉपीज बनाओ, तो वहाँ पर बॉडी तुरंत एक्टिवेट होती है। दिस इज प्राइमरी इम्यूनिटी। यहाँ पर होता है हमारा प्राइमरी इम्यूनिटी, सेकेंडरी इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। मेमोरी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो बूस्टर डोज देते हैं, पोलियो वैक्सीन में भी बूस्टर डोज दिया जाता है, 5 साल तक हर साल पिलाया जाता है ना पोलियो ड्रॉप्स, या फिर जब कोरोना वायरस का था हमने 2 शॉट्स लिए थे वैक्सीन के, बूस्टर डोज भी दिया जा रहा था। बूस्टर डोज क्या करता है, उस प्रोसेस को और फास्ट कर देगा, और ज़्यादा फास्ट करता जाएगा। जैसे हम रिविजन करते हैं किसी भी चीज़ की, हमने एक बार पढ़ा, हो सकता है हमें 10% याद रहेगा, दूसरी बार पढ़ा हो सकता है हम उसका 25% तक ग्रास्प कर पाए, पर अगर हमने 3 बार या 4 बार रिवाइज कर लिया है उसी चैप्टर को, उसी चीज़ को, तो हम उसके एटलीस्ट 90 to 95% कॉन्सेप्ट लंबे टाइम तक याद रखेंगे। हो सकता है 100% ना याद रखे, बट 90 to 95 तो याद रखें। तो बॉडी को एक रिविजन करवाना होता है, तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी इम्यूनिटी, या फिर हम जब बोलते हैं बार बार बूस्टर डोज देते हैं तो उसी कॉन्सेप्ट पर चलता है। हम रिवाइज कराते रहते हैं कि भाई यही वाला एंटीबॉडी तुरंत बनाना है, तुरंत बनाना है, फास्ट मोड में, ठीक है। इसीलिए वैक्सीन देने का काम ही यही है कि जैसे ही हम वैक्सीन देंगे, पहली बार हमने दिया, हमने वीक करके दिया कि बॉडी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बॉडी एक्टिव मोड में आ जाएगी, मेमोरी सेल्स बनाकर रख चुकी है। जब एक्चुअल अटैक होगा तो इसकी सिर्फ कॉपीज बनानी है, यहाँ हिट एंड ट्रायल में काम टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इस वजह से यहाँ पर तुरंत कॉपीज बनेगी, तो एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन तुरंत बढ़ना शुरू होगा जब एक्चुअल में इन्फेक्शन होगी बॉडी में। ओके, अगला हम आ जाते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टू मेक इट लेस पोल्यूटिंग। एक्सप्लेन प्राइमरी स्लज। ठीक है, प्राइमरी स्लज हम किसे बोलते हैं? प्राइमरी स्लज हम स्टार्ट करते हैं हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, वेस्ट वाटर हम लेकर आए, बहुत यहाँ पर बहुत सारे डस्ट एंड पॉल्यूटेंट्स है इसमें। हमने क्या किया, पहले तो एक मेश लाइक प्रोसेस से हमने फिल्टर कर लिया। जैसे हम छन्नी से कुछ छानते हैं तो हमने फिल्टर आउट कर लिया, जो बड़े बड़े गंदगी होगी, गंदे पार्टिकल्स होंगे, कुछ भी होंगे, उन्हें हमने छानकर अलग कर लिया। अब ऐसे पार्टिकल्स जो उसमें या तो सॉल्यूबल हो चुके हैं, या तो उसमें मेश के थ्रू फिल्टर ना नहीं हो सकते, जैसे सॉइल हो गया, सॉइल पानी में मिलेगा नहीं पर वो फिल्टर आउट भी नहीं होगा। हम छन्नी अगर लगा ले, हम एक फिल्टरेशन मेश लगा ले, तो भी वो सॉइल जो है वो छन के अलग नहीं होगा पानी से, वो उसी में घूमता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, पानी को हम छोड़ सकते हैं कुछ टाइम तक सेटल होने के लिए, सॉइल अपने आप नीचे सेटल हो जाएगा। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहला तो हमारा स्टेप है फिल्टरेशन का। फिल्टरेशन के बाद हमारा सेकेंड स्टेप आता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में हम छोड़ देंगे पानी को, कुछ टाइम तक छोड़ देंगे ऐसे ही टैंक में, मतलब एक जो भी कंटेनर है उसमें रखा हुआ रहेगा, सेडिमेंट हो जाएगा, तो नीचे सब के सब इकट्ठा हो जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से पानी ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। अब कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं यहाँ डिसॉल्व फॉर्म में हो, तो हम उनको सेडिमेंट से अलग नहीं कर सकते, पर जो डिसॉल्व नहीं है लेकिन फिल्टर भी नहीं हो पा रहा है, वो तो सेडिमेंट हो जाएंगे। इन्हीं जो सेडिमेंट हुए हुए पार्टिकल्स है ना, जो कि डिसॉल्व भी नहीं है लेकिन फिल्टर भी नहीं हो सकते, इन्हीं को हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी स्लज, जो सेटल डाउन हो चुका है सेडिमेंटेशन वाले प्रोसेस में। अब आते हैं एक्टिवेटेड स्लज पर। हम क्या करेंगे,
यहाँ पर से इनको हटा लेंगे, ठीक है, मतलब हमने प्राइमरी स्लज को हटा लिया। अब यहाँ पर पानी है, इसमें भी तो गंदगी है, ऐसा नहीं है पानी साफ हो चुका है, इसमें गंदगी है। इसे हम डालेंगे एक दूसरे टैंक में। अब इस टैंक में हमारे पास एरिएशन रहेगा, मतलब एजिटेशन, मतलब हम घुमाते रहेंगे हमेशा। क्यों? ताकि हमारा जो ऑक्सीजन है वो उसमें रोटेट, ऑक्सीजन अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ठीक है। प्लस यहाँ पर कुछ हमारे पास एरोबिक बैक्टीरिया रहेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया रहेंगे, और यहाँ पर हमारे पास ये एरोबिक बैक्टीरिया जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर डिजॉल्व है इस वाटर में, उसको खत्म करेंगे, उसको डिग्रेड करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। और एरोबिक है मतलब ऑक्सीजन यूज होगा, इसलिए हमें कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करते रहना है, इसलिए हम एगिटेट करते रहेंगे। ओके, अब एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है? एगिटेट कर दिया कुछ टाइम तक, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो गया, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब होता है कि जब भी हम यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया ऐड कर रहे हैं तो एरोबिक बैक्टीरिया के पास बहुत सारा गंदा पानी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करना है एरोबिक बैक्टीरिया को इस गंदे पानी को साफ करने के लिए। बहुत गंदगी, जितनी ज़्यादा गंदगी है पानी में उतना ज़्यादा काम है एरोबिक बैक्टीरिया के पास। जितना ज़्यादा काम होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अगर हम नॉर्मल चल रहे हैं तो हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, अगर हम दौड़ रहे हैं तो हम ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी को चाहिए। सिमिलरली जब एरोबिक बैक्टीरिया, इनको ज़्यादा काम है तो ये ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करेंगे, तो इनका ऑक्सीजन का डिमांड क्या होगा? बढ़ा हुआ होगा। तो हम क्या, और ये क्या है? बायोलॉजिकल एंटाइटी है, ठीक है, बैक्टीरिया है तो कुछ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, तो हम क्या बोलेंगे? इस पानी में जो भी बायोलॉजिकल एंटाइटीज है, मतलब जो भी ऑर्गेन बैक्टीरिया है, जो भी डिकम्पोजर्स हैं, उनके ऑक्सीजन का डिमांड बहुत हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि इनको बहुत काम करना है। बहुत काम क्यों करना है? क्योंकि पानी बहुत गंदा है। समझ में आया? तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड गंदे पानी का ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर ये बैक्टीरिया काम करेंगे, जब पानी में गंदगी कम हो गई है तो क्या होगा? अब काम कम हो गया, बैक्टीरिया के लिए वर्क कम हो गया। जब वर्क कम हो गया तो इनका ऑक्सीजन डिमांड ऑटोमेटिकली कम होगा। अगर हम दौड़ रहे हैं तो ऑक्सीजन बहुत तुरंत जल्दी जल्दी चाहिए, तभी हम हांफने लगते हैं। अब अगर हम सो रहे हैं तो क्या उतना ही ऑक्सीजन अमाउंट में चाहिए होगा? नहीं, कम चाहिए, क्योंकि अब हम काम नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली जब पानी में गंदगी कम हो गई है, डिकम्पोजिशन हो चुका है ऑलमोस्ट, तो बायोलॉजिकल एंटाइटी जो कि एरोबिक बैक्टीरिया है, उनका ऑक्सीजन का डिमांड यहाँ पर कम हो चुका है। जब ये हो जाता है तब हम इसको अगले प्रोसेस में भेजते हैं, और यहाँ पर कुछ एरोबिक बैक्टीरिया सेटल हो जाएंगे, थोड़ी देर छोड़ देते हैं, सेटल हो जाएंगे। इनको हम कहते हैं फ्लॉक्स ऑफ बैक्टीरिया, या फिर इन्हीं को हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड, यहाँ पर काम चालू हो चुका है, ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज। अब इनको क्या करेंगे? वापस से ऐसा कुछ प्रोसेस चल रहा होगा, दूसरा बैच हम लाएंगे गंदे पानी का, उसको फिल्टरेशन करेंगे, सेडिमेंटेशन करेंगे, फिर वापस से एक हमको टैंक में वापस से एरोबिक बैक्टीरिया चाहिए होगा, तो हम इन्हीं एरोबिक बैक्टीरिया को उठा के उस वाले में डाल देंगे, ठीक है। तो ये काम आ जाते हैं। तो ये जो एक्टिवेटेड स्लज है इनको हम बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज। प्राइमरी स्लज क्या था? जो हमने सेडिमेंट कर दिया। एक्टिवेटेड स्लज क्या है? जो एरोबिक बैक्टीरिया है, वो उन्हीं को हम बोलते हैं, जो एरोबिक बैक्टीरिया एरिएशन टैंक में हमने डाला, उन्हीं को हम एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे जब वो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो अब आ जाते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब क्या हुआ? यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गई कम। क्यों? क्योंकि काम सारा हो चुका है, पानी थोड़ा साफ हो चुका है। जब पानी थोड़ा साफ हो चुका है, अब हम क्या करेंगे? इसे हम एक दूसरे टैंक में ट्रांसफर कर देंगे, और इस टैंक में हमने डाला है यहाँ पर एनएरोबिक बैक्टीरिया। अब जब हमने यहाँ पर एनएरोबिक बैक्टीरिया डाला है, इसे हम बोलते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। इस पूरे टैंक को हम बोलते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। यहाँ पर एनएरोबिक बैक्टीरिया जो है अब काम करेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया भी आए होंगे साथ में, उनको भी खत्म करेंगे और बाकी चीज़ों को यूज करके ये गैस बनाएंगे, ठीक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो जब हम जानते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो बहुत सारे गैसेस बनते हैं, जैसे मीथेन बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो इस टाइप की गैसेस बनेंगे, उनको हम एज अ बायोगैस यूज कर सकते हैं फ्यूल की तरह, ठीक है। तो एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर इसे हम कहते हैं। समझ में आया? बस ये एक्सप्लेन करना है हमें। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिफरेंशिएट बिटवीन मैलिग्नेंट एंड बेनाइन ट्यूमर।
डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैलिग्नेंट एंड बेनाइन ट्यूमर। देखो ट्यूमर का मतलब क्या होता है, ट्यूमर मतलब कभी भी जब एक्सट्रीम ग्रोथ आउटग्रोथ ऑफ सेल, मतलब या हम बोल सकते हैं सेल्स जो है अपने नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा ग्रो कर जा रहे हैं। सेल को मान लो इतने ही एरिया में ग्रो करना था, इतना एरिया था कि सेल नॉर्मली ग्रो करते, एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग के बॉडी में इतने अमाउंट में जो भी यहाँ पर सेल डिवीजन होना था यहाँ तक करके सेल डिवीजन, उसके बाद ये सेल का ग्रोथ रुक जाता अपने आप, ठीक है। पर अगर यहाँ पर अब सेल ग्रोथ रुक नहीं रहा है, ये बाहर की तरफ आउट ग्रोथ शो कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ग्रोथ शो कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से, इधर से कहीं से भी, अब हम इन्हें बोलेंगे ट्यूमर फॉर्म हो चुका है। जितना ग्रो करना था उससे ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं, एक्स्ट्रा काम कर चुके हैं। तो किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है, तो एक्स्ट्रा काम कर चुके हैं। सेल ग्रो करना ठीक था, वुंड हील हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, बॉडी रिपेयर हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, बट एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, जितना काम चाहिए उतने में ही रोकना है। तो जब हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, सेल्स एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ग्रोथ, एक्स्ट्रा डिवीजन कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ट्यूमर फॉर्म हो चुका है वहाँ पर। ट्यूमर दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है हमारा बेनाइन ट्यूमर इस टाइप का होता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, ग्रो हो गया है। अब ग्रो हुआ है तो बॉडी में कुछ ना कुछ वहाँ पर अननेचुरल चीज़ हुई है, नेचुरली इतना ग्रो नहीं करना चाहिए था, ठीक है, ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। तो बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत होगी, पेन होगा, जिस एरिया में ट्यूमर फॉर्म हुआ होगा वहाँ पे एक लंप्स टाइप बनेगा, वहाँ पेन होना शुरू होगा, क्योंकि अगल बगल वाले सेल्स वहाँ पर डाई होना शुरू होंगे, अगल बगल वाले जो नर्व एंडिंग्स होंगे उन पर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो यहाँ वहाँ पर पेन हो सकता है, वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होएगी बॉडी में। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो इनको हटाना होगा, तो सर्जिकली इनको रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेनाइन ट्यूमर में क्या है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होते हैं, इनको भी सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और ये नॉन कैंसरस होते हैं। मतलब बॉडी में कुछ गड़बड़ी हुई है पर उतने भी खतरनाक नहीं होते हैं, नॉट मच डेंजरस, ठीक है, नॉन कैंसरस, नॉट टू डेंजरस। डेंजरस तो है भाई, बॉडी में गड़बड़ी तो की है तो प्रॉब्लम तो है, बट उतने भी डेंजरस नहीं है। बट अब हम आ जाते हैं मैलिग्नेंट पर। अब ये वाला अगर इतने में ही रह जाए, ठीक है, या फिर और ग्रो कर लिया है, चलो समझ आया, इसे हमने क्या किया, हमने सर्जिकली रिमूव कर दिया, ठीक है, सर्जिकली रिमूव कर दिया, मोस्ट प्रोबेबली अब दोबारा ग्रो नहीं करेंगे, या फिर अगर कर रहे हैं दोबारा तो फिर से सर्जिकली हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये हो गया बेनाइन, तो उतने खतरनाक नहीं है। अगर अब क्या होता है, यहाँ पर से इन सेल में एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है जिसकी वजह से कुछ सेल्स यहाँ से निकलेंगे, ठीक है, यहाँ से टूट रहे हैं खुद से ही, और यहाँ पर जो ब्लड सर्कुलेशन था उसमें एंटर कर गए हैं, और ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करने के बाद ये दूसरे बॉडी पार्ट में जाकर डिपॉजिट होने लग गए हैं, इस जगह पर जाके फिर एक आउट ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ से कुछ टाइम में निकलेंगे, यहाँ से कुछ टाइम बाद निकलने पर यहाँ से टूटेंगे, ब्लड में एंटर करेंगे, एक तीसरे बॉडी पार्ट में जाकर ये डिपॉजिट होंगे और वहाँ पर इस तरीके से आउटग्रोथ करना शुरू करेंगे। तो ये एक जगह पर टिक नहीं रहे, यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर नुकसान कर रहे हैं, उठ के कुछ सेल्स जो है वो टूट करके ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर रहे हैं, ब्लड वेसल में, वहाँ से जा रहे हैं दूसरी जगह पर फिर नुकसान कर रहे हैं, आउटग्रोथ एक्स्ट्रा सेल डिवीजन करवा रहे हैं, फिर वहाँ से टूट के फिर तीसरी जगह पर, तो इस तरीके से बॉडी में फैल रहे हैं थ्रू ब्लड सर्कुलेशन। इसी को हम कहते हैं मेटास्टैसिस, ठीक है, मेटास्टैसिस मतलब कि एक जगह से सेल्स है फ्लो ऑफ कर रहे हैं, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है सेल्स आर फ्लोड ऑफ, ठीक है, सेल्स टूट रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर रहे हैं, दूसरी जगह पर डिपॉजिट हो रहे हैं, वहाँ आउटग्रोथ, वहाँ ट्यूमर कॉज कर रहे हैं, फिर वहाँ से टूट रहे हैं, तीसरी जगह पर जा रहे हैं, वहाँ ट्यूमर कॉज कर रहे हैं, इस तरीके से पूरे बॉडी में फैल रहे हैं। जब ये पूरे बॉडी में फैल रहे हैं तो इनको रोकना मुश्किल हो जाता है। एक जगह पर हमें नुकसान हर जगह पर हो रहा है, बॉडी में पेन या कुछ तरीके का प्रॉब्लम हर जगह, जहाँ जहाँ ये ट्यूमर कॉज करेंगे वहाँ वहाँ बॉडी में प्रॉब्लम होगा, वहाँ वहाँ के सेल्स को ये हर चीज़
compete करेंगे, मतलब यहाँ वाले सेल है नॉर्मली अपना सही से ग्लूकोज यूटिलाइज कर रहे थे, सब कुछ इनका सही चल रहा था, अब यहाँ पर आउट एक्स्ट्रा आ गए तो ये इनका सारा ग्लूकोज यूज करेंगे, तो जहाँ जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ के सेल्स को भी तो नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनका सारा न्यूट्रिशन छीन रहे हैं, उनका स्पेस के लिए compete करना पड़ रहा है, स्पेस छीन रहे हैं, वहाँ के नर्व एंडिंग्स पर प्रेशर डाल रहे हैं। तो इस टाइप का जो प्रॉपर्टी, इस टाइप का जब सिचुएशन होता है तब हम उसे कहते हैं कि वो मैलिग्नेंट हो चुका है ट्यूमर, और अब हम इसे कह सकते हैं कि बॉडी में कैंसर हो चुका है, बॉडी में कैंसरस सिचुएशन क्रिएट हो चुका है। और ये होता है बहुत ही मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर? मेटास्टैसिस। ठीक है, इसी को हम मेटास्टैसिस कहते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है मेटास्टैसिस, मतलब एक जगह से टूट रहा है, ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह पूरी बॉडी में फैल रहे हैं, इसे हम कहते हैं मेटास्टैसिस। और इसी के वजह से कैंसर पूरी तरीके से क्योर नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इस जगह से क्या पता वो हेड पे चले जाए, क्या पता वो लेग में चले जाए, क्या पता वो लिवर वाले पोर्शन में चले जाए, क्या पता इंटेस्टाइन में चले जाए, हमें नहीं पता है। यहाँ से हमने सर्जिकली रिमूव कर दिया, ठीक है, हमें यहाँ पता चला बहुत बड़ा लंप फॉर्म हो चुका है, ट्यूमर बन चुका है, यहाँ से सर्जिकली रिमूव किया, कुछ अमाउंट यहाँ पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर अभी उतना ज़्यादा पेन नहीं हो रहा बॉडी में, या उतना बड़ा ट्यूमर नहीं बना है कि उतना ज़्यादा इफेक्ट दिखे, हल्का फुल्का हो रहा है तो वो लोग इग्नोर कर देते हैं, यूजुअली हम हल्का फुल्का पेन इग्नोर करते हैं। यहाँ पर से हमने सर्जिकली रिमूव कर दिया, क्या पता 4 महीने बाद पता चल रहा है यहाँ पर फिर वही प्रॉब्लम, फिर 4 महीने बाद सर्जरी करवाएंगे, कितने बार सर्जरी करवाएंगे। इसी वजह से कैंसर जो होता है ईजिली ट्रीट नहीं हो पाता, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड एज मेटास्टैसिस। हमें नहीं पता बॉडी के किस ऑर्गन में जाके ये वाले सेल्स जो है डिपॉजिट हो गए हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैलिग्नेंट एंड बेनाइन ट्यूमर? ये सर्जिकली रिमूव हो सकता है, सर्जिकली ये भी रिमूव हो सकता है, लेकिन ये फैल जाएगा। इसका एक प्रॉपर्टी कॉल्ड मेटास्टैसिस। मेटास्टैसिस ये नॉन कैंसरस होता है, इससे ये कैंसरस होता है, इसे हम बोलेंगे कैंसरस, और ये बहुत ही डेंजरस होता है। दिस इज टू डेंजरस। Why? Because of a property called as metastasis, जो वहाँ नहीं होता है। Does not show the property of metastasis, this does show the property of metastasis। ठीक है, ये डिफरेंस में आ जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, नेम एंड एक्सप्लेन द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर इज मेटास्टैसिस। एक्सप्लेन क्या करना है? मेटास्टैसिस इज द प्रॉपर्टी जब when some cells from the tumor, from the place where tumor is formed, flows off and enters the blood circulation, and it gets deposited into another organ or another place in the body, and they start forming a tumor there also. तो इसको हम कहते हैं मेटास्टैसिस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रॉम वेयर वन कैन ऑब्टेन स्टेम सेल्स इन ह्यूमन? स्टेम सेल्स हमारा बोन मैरो में मिल सकता है, बोन मैरो में मिल जाता है एडल्ट में अगर हम बात करें तो, या फिर हम अम्बिलिकल कॉर्ड में मिलता है अगर एम्ब्रियो की बात करें तो, अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ एम्ब्रियो या ऑफ फीटस। ठीक है, तो इन सब जगह पर स्टेम सेल्स मिलते हैं। अब स्टेट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ स्टेम सेल इन क्योरिंग ह्यूमन डिजीज। पहला, किसी भी टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर, अब जेनेटिक डिसऑर्डर कोई सा भी हो वहां पर ट्रीट किया जा सकता है, जैसे स्टेम सेल थेरेपी दिया जा सकता है, जीन थेरेपी स्टेम सेल यूज करके, जैसे एक एडीए जीन डेफिशिएंसी के केस में यूज हुआ था। यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, ठीक है, एडीए वाला एक्सप्लेन करेंगे अभी हम लोग। एडीए जीन डेफिशिएंसी क्या हुआ था? लिम्फोसाइट से रिलेटेड एक एडीए की एडीए एक टाइप का एंजाइम है, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, जिससे कि इम्यूनिटी कम हो जाती है बॉडी की। अब इम्यूनिटी कम हो गई है बॉडी से, तो इंसान जो है जिससे भी हुआ है ये बीमारी, वो तुरंत बीमार पड़ता है, ठीक है, हर दूसरे दिन बीमार, पूरे टाइम बीमार ही रहेगा। तो यहाँ पर जो इम्यून सिस्टम है उसे एक्टिवेट करना पड़ता है। तो अगर ये चेंज हम स्टेम सेल में कर देते हैं
स्टेम सेल को बोन मैरो में डाल देते हैं या फिर हम एम्ब्रियो स्टेज पर ये चेंजेस कर देते हैं, तो वो एक परमानेंट क्योर हो सकता है एम्ब्रियो स्टेज में। तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर ट्रीट हो सकता है। दूसरा, हम कैंसर लाइक ब्लड कैंसर वगैरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैंसर ट्रीटमेंट में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया वगैरह हो गया, तो जहाँ पर भी कैंसर ट्रीटमेंट आएगा तो वहाँ पर भी हम स्टेम सेल्स को यूज कर सकते हैं क्योर करने के लिए डिजीजेस। अगला क्वेश्चन है, अ पेशेंट ऑफ एडीए डेफिशिएंसी अंडरगोइंग ट्रीटमेंट फॉर ओके गिव थेरेपी रिक्वायर्स ओके, यहाँ पर कुछ शायद प्रिंटिंग एरर हो गया है। तो यहाँ पर बोलना क्या चाह रहा है, पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स की ज़रूरत होती है इस पेशेंट में जिसमें एडीए डेफिशिएंसी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि जिसमें भी एडीए डेफिशिएंसी है उससे एक पीरियोडिक इन्फ्यूजन हर एक टाइम इंटरवल पर, ठीक है, कुछ टाइम इंटरवल पर इन्फ्यूजन मतलब एंट्री, मतलब हम भेजते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स बॉडी में, इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। ये सही है, बिल्कुल सही है, दिस इज ट्रू। लिम्फोसाइट्स आर इमॉर्टल, इमॉर्टल मतलब जो कभी मरे ही ना, लिम्फोसाइट्स इमॉर्टल नहीं होते, तो दिस इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू लेकिन रीजन इज फॉल्स। रीजन अगर होता कि लिम्फोसाइट्स आर मॉर्टल मतलब वो भी मरते हैं, मॉर्टल मतलब जो मर सकता है, जैसे इंसान, ह्यूमंस आर मॉर्टल, ठीक है। तो जो मर रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिम्फोसाइट्स बार बार मर रहे हैं इसीलिए हमें थोड़े थोड़े टाइम पर दोबारा से बॉडी में भेजना पड़ेगा, ठीक है। अगर लिम्फोसाइट्स इमॉर्टल होते तो हमें भेजना ही नहीं पड़ता। तो अगर यहाँ पर ये हो जाता बिकॉज लिम्फोसाइट्स आर मॉर्टल, यहाँ इमॉर्टल हटा के हम लिख देते मॉर्टल, तो ये असर्शन भी सही, रीजन भी सही और ये सही एक्सप्लेनेशन भी होता। ओके, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम सेल्स? स्टेम सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक ये होता है, सबसे पहली बात तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं मतलब इनका अभी पाथ फिक्स नहीं है। पाथ फिक्स नहीं है मतलब इनका काम फिक्स नहीं है। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो रेड ब्लड सेल काम क्या है, फिक्स्ड काम है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना है। WBC काम क्या है, इम्यूनिटी बनाना है, बॉडी में जितने भी पैथोजेंस आ रहे हैं उनको फाइट करना है, काम फिक्स हो चुका है। पर जो स्टेम सेल्स होते हैं उनका काम फिक्स नहीं है, ठीक है। स्टेम सेल एक अगर ये है तो ये या तो RBC में भी कन्वर्ट हो सकता है, ये WBC भी बना सकता है, ये प्लेटलेट्स भी बना सकता है। तो अनडिफरेंशिएटेड है मतलब इनका पाथ फिक्स नहीं है, तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं। दूसरा, ये कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग होते हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं और ये डिवीजन ऐसे कॉज करते हैं, जैसे एक स्टेम सेल है तो एक स्टेम सेल जो होगा अगला, मान लिए इस तरीके से हमने स्टेम सेल को बना दिया है, ठीक है। ये जो स्टेम सेल है एक नॉर्मल सेल बनाएगा जो कि आगे चलकर दो में डिवाइड हो जाएगा और एक स्टेम सेल ही बनाएगा। तो स्टेम सेल्स जो है अपने आप को रिन्यू करते, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग एंड दे रिन्यू देमसेल्व्स। एक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, रिन्यू देमसेल्व्स। कैसे अपने आप को ही रिन्यू करते हैं, ये वाला सेल जो है जब डिवाइड हो रहा है दो में, तो यहाँ पर ये तो खत्म हो गया, दो में डिवीजन हो गया, तो दो में जब डिवाइड होगा तो ये अपने जैसा एक सेल छोड़ के जाएगा और ये जो दूसरा है ये नॉर्मल सेल की तरह आगे डिवाइड करेगा। फिर जब ये डिवाइड करेगा तो ये अपने जैसा एक स्टेम सेल छोड़ के जाएगा और जो दूसरा सेल है वो आगे डिवाइड करेगा। तो ये अपने आप को कंटिन्यूअसली रिन्यू करते हैं और ये डिवाइड करते रहते हैं और ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम सेल्स होते हैं। Explain the final step in the settling tank before the treated effluent is released into the water bodies। फिर से हम आ जाते हैं, क्या होता था स्टेप्स हमारा, सबसे पहले हमने किया फिल्टरेशन। फिल्टरेशन में हमने क्या किया था, मैश था हमारा, जाली था, छन्नी था, उससे हमने बड़े बड़े जितने भी गंदे पार्टिकल्स है सबको रिमूव कर दिया है। फिल्टरेशन के बाद हमारा अगला स्टेप क्या था, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन हमने किया, जो भी जैसे सॉइल वगैरह हो गए तो सॉइल को हमने छोड़ दिया थोड़े टाइम तक, तो वो नीचे अपने आप सेटल हो जाएंगे, उनको हटा देंगे। अब जो पानी में जो डिजॉल्व्ड गंदगी है उनको हमने ट्रांसफर किया एक टैंक में, जहां पर हमने क्या किया, एरोबिक बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस किए, एरोबिक बैक्टीरिया डाइजेशन,
ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया से हमने सारे डिकम्पोज करवाए, ठीक है, एरिएशन टैंक हम बोलते हैं, एरिएशन टैंक हम बोल सकते हैं, हमने ट्रांसफर किया इसे एरिएशन टैंक में। अब एरिएशन टैंक में जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया थे वो तो बीओडी कम कर देंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जब तक काम खत्म नहीं करेंगे वो शांत नहीं बैठेंगे, ऑक्सीजन चाहिए तो कंटिन्यूसली एजिटेट होते रहेगा, ठीक है, वहाँ पर घूमते रहेगा। अब जब वो उन्होंने ऑक्सीजन डिमांड को कम कर दिया, मतलब अब उनका काम खत्म हो चुका है, उनको जितना काम मिला था इतने पानी में जितने भी बायोलॉजिकल मटेरियल डिग्रेड करो, काम खत्म कर दिया, तो ऑक्सीजन का डिमांड कम हो गया, अब वो भी नीचे सेटल हो जाएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड स्लज। अब जो ऊपर जो अमाउंट ऑफ जो भी पानी बच गया उसमें अभी भी कुछ अमाउंट में तो गंदगी है, उसे हम ट्रांसफर करेंगे टू एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर, ठीक है, यहाँ पर हमने ट्रांसफर कर दिया। अब एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में एनएरोबिक बैक्टीरिया जो है वो काम करेंगे, और वो क्या करेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करके बायोगैसेस बनाएंगे। कैसे बायोगैस बनाएंगे, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके के बायोगैस बना रहे हैं, और बायोगैस को हम यूज कर लेंगे एज अ फ्यूल, हमारी मर्जी, और जो बचा खुचा हमारा एफ्लुएंट है उसे हम भेज देंगे इनटू द वाटर बॉडीज, ठीक है। तो ऑलमोस्ट पानी हमारे पास एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर से जब हम निकालते हैं तो ऑलमोस्ट हम मान चुके होते हैं कि पानी साफ हो चुका है, अब हम इसे पानी में वाटर बॉडीज, नदी तालाब में भेज सकते हैं, और जो बायोगैस है उसको हम यूज कर लेंगे, तो हमें डबल फायदा मिल गया, पानी भी साफ हो गया, फ्यूल भी मिल गया हमारे पास। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल स्टेप इन द सेटलिंग टैंक बिफोर ट्रीटमेंट इज रिलीज्ड इनटू द वाटर बॉडीज, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। नेम एनी टू ऑर्गेनिजम्स कॉमनली यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर, ठीक है, बिलोंगिंग टू डिफरेंट किंगडम, राइट हाउ ईच वन एक्ट्स एज बायोफर्टिलाइजर। एक हमारा आता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कौन से किंगडम में आ जाएगा, मोनेरा, मोनेरा में हमारा बैक्टीरियम है राइजोबियम, राइजोबियम कहाँ होते हैं, रूट नोड्यूल्स में होते हैं, रूट नोड्यूल्स में क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं ये, तो बायोफर्टिलाइजर की तरह वहां एक्ट करेंगे। दूसरा हमारा फंगाई आ जाएगा, फंगाई अपना ही एक किंगडम है, ठीक है, तो किंगडम मोनेरा में राइजोबियम एंड किंगडम फंगाई में हमारा माइकोराइजा एक एसोसिएशन होता है, माइकोराइजा इज एन एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड प्लांट्स, ठीक है, तो माइकोराइजा इज एन एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स, जिसमें कि वहां पर भी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन और सॉइल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर देंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी एफ्लुएंट पास्ड इन, ओके, व्हाई इज द प्राइमरी एफ्लुएंट पास्ड इनटू लार्ज इरिगेशन टैंक्स, क्यों पास करते हैं भाई, यहाँ से यहाँ ये वाला हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जितने भी जो सेडिमेंट हो चुके हैं वो तो हो चुके हैं, बट अभी भी तो पानी में गंदगी डिजॉल्व्ड है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल डिजॉल्व्ड है, तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, मैटर है, उनको एरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक वेस्ट। और एरिएशन टैंक में ही क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये एरोबिक बैक्टीरिया है और इनको ऑक्सीजन की डिमांड कंटिन्यूअसली है, और अगर हम पानी ऐसे ही छोड़ देंगे तो देयर इज अ चांस कि ऑक्सीजन इतनी इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो सके, इसलिए कंटिन्यूअसली उसे घुमाना भी पड़ता है। ओके, तो दोनों लिखना है हमें, दोनों पार्ट्स। व्हाट इज द सेडिमेंट फॉर्म्ड रेफर्ड टू एज, सेडिमेंट फॉर्म किसमें, जब हम एरिएशन टैंक की बात कर रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन कनेक्टेड था, ठीक है, तो जब यहाँ पर जो सेडिमेंट बच गया है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज, यहाँ पर, ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज रेफर टू एज एक्टिवेटेड स्लज।
मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है कि इस एक्टिवेटेड स्लज को हम दोबारा से एरिएशन टैंक में अगले बैच के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया का हम कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, तो दोबारा से हम इसे यूज़ करेंगे। तो यही इसका सिग्निफिकेंस है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। स्टेट द रोल ऑफ फॉलोइंग टेक्निक्स इन द डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी। बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी में हम क्या करते हैं, जिस भी ऑर्गन में मान लो ट्यूमर है, कैंसर है, ठीक है, वहाँ उस ऑर्गन को हम निकालते हैं बॉडी से, उसके बहुत थिन स्लाइसेस कट करते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। बहुत पतले पतले स्लाइस कट करेंगे, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे कि उस टिश्यू में क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें चेंज हुई है जो नॉर्मल टिश्यू से अलग है। तो ये बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी में आता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में हम यूज करते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ठीक है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस यूज करेंगे एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं पता लगाने के लिए कि बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आई है जो नॉर्मल सेल से अलग है, किस तरीके का अलग कुछ चेंज हुआ है बॉडी में। तो ये दोनों तरीके से हम डिटेक्ट करते हैं बॉडी में क्या चेंज, क्योंकि कैंसर हुआ है बॉडी में, नेचुरल सिस्टम से कुछ हटके हो गया, कुछ अलग हो गया है, तो बॉडी में कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएगा। Name and explain the property present in normal cell but is lost in the cancer cell। देखो नॉर्मल सेल में प्रॉपर्टी एक होती है, ये एक नॉर्मल सेल है हमारा, इस तरीके से मान लेते हैं हमारे पास सेल्स अरेंज्ड है। तो हमें क्या पता है, ये नॉर्मल सेल्स जो है इतने ही दूर में ये डिवाइड करेंगे और उसके बाद रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से बिल्कुल चिपक के बैठ गए। जैसे एक हमारा बेंच है, बेंच में अगर 4 लोग बैठ सकते हैं तो फिर अगर 4 लोग बैठ गए, 5वां इंसान नहीं बैठ पाएगा। अगर बैठना भी चाहे तो 4 लोग बिल्कुल चिपक चिपक के बैठ चुके हैं, 5वां इंसान के पास जगह ही नहीं है। तो ये नॉर्मल सेल है, 5वां इंसान नहीं बैठेगा, उसे दूसरे बेंच पे ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 4 लोग बैठे हैं वो एक दूसरे के एकदम क्लोज कांटेक्ट में है, ठीक है। मान लो ये एक इंसान है, ये तो बिल्कुल ऐसे बैठे हुए क्लोज कांटेक्ट में है। तो अब इस वजह से 5वां इंसान नहीं बैठ सकता, तो इस वजह से अब यहाँ पर एक और सेल का आने का जगह नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। तो कांटेक्ट हो चुका है, सारे सेल्स एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे सटे हुए से है, ठीक है, सारे सेल्स एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे कांटेक्ट में है, इसकी वजह से सेल डिवीजन इनहिबिट हो गया है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी, जो कि हमारे नॉर्मल सेल्स में होता है नॉर्मली। पर अगर वो कैंसर सेल हो जाए तो कैंसर सेल हैज लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन। तो जो कैंसरस सेल्स है उनको ये समझ में ही नहीं आता है कि अब यहाँ जगह नहीं है, उनको है कि मुझे जगह बनाना है, उनको जगह नहीं मिलेगा तो वो इस तरीके से आउटग्रोथ करना शुरू करेंगे और यहाँ पर बाकी दूसरे सेल्स है उन पर प्रेशर डालना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इन कैंसरस सेल्स। All the normal human cell have genes that may become cancerous under certain conditions, ठीक है। नेम एंड एक्सप्लेन हाउ। पहले तो नेम करना है, तो नेम क्या है उन जीन्स का, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। प्रोटो ऑन्कोजीन्स मतलब ऑन्कोजीन्स वैसे जीन्स होते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। जब कैंसर सिचुएशन हो चुका है, हम क्या बोलेंगे, ऑन्कोजीन्स काम कर रहे हैं, ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो गए। पर जब वो इनएक्टिवेटेड स्टेज में है तो उनको हम बोलेंगे प्रोटो ऑन्कोजीन्स। और हमारे हर एक सेल में प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं, हम सभी के बॉडी में हर एक सेल में प्रोटो ऑन्कोजीन्स है। इनको बस एक्टिवेट करने की देरी है, हर एक सेल कैंसरस सेल बन सकता है अगर ये एक्टिवेट हो गए। तो जब ये एक्टिवेटेड नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, अंडर नॉर्मल सर्टेन कंडीशंस, तो नॉर्मल कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहलाएंगे। पर अगर ये एक्टिवेट हो गए तो हम क्या बोलेंगे इनको, ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स से
कन्वर्ट हो चुके हैं ऑन्कोजीन्स में, जब ये बन चुका है कैंसर। तो कैंसर कब होता है? जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए तो कैंसर हो जाता है बॉडी में, ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है बहुत सारे तरीके से, या तो बायोलॉजिकल चेंजेस हुए बॉडी में, बायोलॉजिकल एजेंट्स से हो सकते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स एक्सप्लेन हाउ, तो एक तरीका है बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स में कौन आता है? रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस जो होते हैं वो कैंसर कॉज कर सकते हैं, ठीक है। वायरस रेट्रोवायरसेस हो सकते हैं। इवन एक मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है पैरासाइट, वो भी कैंसर कॉज कर सकता है। तो मच्छर जो है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मलेरिया कॉज करते हैं, वो भी कैंसर सिचुएशन कॉज कर सकते हैं बॉडी में। तो बायोलॉजिकल एजेंट्स हो गए ये। दूसरा हमारे पास केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स में हमारे पास आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस आ जाएंगे, एक्स रेज, यूवी रेज, गामा रेज, ये सारे भी कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो हमने ये तो सबने सुना होगा कि ज़्यादा टाइम धूप में रहने से या यूवी रेज के एक्सपोजर में रहने से स्किन कैंसर होता है। तो यूवी रेज क्या है? केमिकल एजेंट है। तो सन का अगर लगातार एक्सपोजर हो और यूवी रेज, अगर ओजोन नहीं होगा, ठीक है, ओजोन जहाँ पर ओजोन होल है वहाँ पर जो लोग सालों से रह रहे हैं उनको बहुत हाई चांसेस है कि कैंसर हो जाए। या फिर अगर हम लोग देखते हैं लैब में यूजुअली यूवी रेज से डिसइंफेक्ट किया जाता है, मतलब बैक्टीरिया जितने भी पैथोजेंस है यूवी रेज के थ्रू उनको मारा जाता है। तो बोला जाता है कि यूवी रेज के एक्सपोजर में नहीं रहना है ज़्यादा टाइम। क्यों? क्योंकि वो एक कैंसर कॉजिंग एजेंट है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन, बायोलॉजिकल एजेंट, ये सारे इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। देयर इज अ चांस, ऐसा नहीं कि कर ही देंगे हमेशा, देयर इज अ चांस। और एक स्टेप में नहीं होता है, मल्टीपल स्टेप्स लगते हैं, मल्टीपल चेंजेस लगते हैं इसको इसमें कन्वर्ट होने में, ठीक है। बहुत सारे रीजंस है, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, ये सब तो ये तो हमारा है ही, प्लस स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रीजन है, इससे इसमें चेंज हो सकता है। तो जितना कम हो सके उतना कम स्ट्रेस लेना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कैंसर किसी को हुआ है तो दूसरे को नहीं हो सकता। कैंसर किसी भी तरीके से हो सकता है, सिर्फ एक कन्वर्जन चाहिए। पर इतना इजी नहीं होता, कन्वर्जन के लिए भी मल्टीपल स्टेप्स लगते हैं और हमारे हर एक सेल में वो पॉसिबिलिटी होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये एक टेबल दिया हुआ है, इसमें हमें ए बी सी डी और ई, ठीक है, ई तक हमें, अच्छा ई एफ, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हमें टोटल 6 यहाँ पर ब्लैंक स्पेसेस दिए हुए हैं, इनको हमें नेम करना है क्या क्या है। क्या है हमारे पास? नेम ऑफ ह्यूमन डिजीजेज है, ओके, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पर सिम्टम्स बताने हैं। देखो स्टार्ट करते हैं न्यूमोनिया से। न्यूमोनिया कॉज कौन करता है? स्ट्रेप्टोकोकस। और सिम्टम क्या होगा? न्यूमोनिया का सिम्टम्स होता है, सबसे बड़ा सबसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम अगर एक्सट्रीम केस ऑफ न्यूमोनिया हो गया है तो जो फिंगर्स और नेल्स होते हैं वो टर्न्स फ्रॉम ग्रे टू ब्लूइश, ठीक है, ये एक्सट्रीम केस में होगा। ब्लूइश कलर के हो जाएंगे ग्रे से। और तो है यहाँ पर फीवर आएगा, फीवर होगा, टायर्डनेस लगेगा। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसे नहीं छोड़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो लिखना ही लिखना है। न्यूमोनिया में क्या होता है एक्चुअली, हमारा जो रेस्पिरेटरी एल्वेओलाई इन्फेक्ट होता है, तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगला टाइफॉइड कौन कॉज करता है? साल्मोनेला टाइफी। टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय, यहाँ पर जो बी आता है हमारा साल्मोनेला टाइफी ऑर्गेनिज्म है। और जब हम इसे लिखेंगे, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल नेम है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, तो अंडरलाइन भी करेंगे सेपरेटली। हाई फीवर, वीकनेस, हेडेक, स्टमक पेन, ये सब देता है। अगला कॉमन कोल्ड कॉज कौन करता है? राइनो वायरस। कॉमन कोल्ड में क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं? सबको हुआ है होगा कॉमन कोल्ड, नेजल कंजेशन, नाक बंद लगता है, ठीक है, हेडेक होता है, टायर्डनेस, थकान महसूस होती है, ठीक है, ये सारा कुछ, कफ, कोल्ड, स्नीजिंग,
ये सारे सिम्टम्स हैं। अगला आ जाते हैं रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म जो है वो कौन कॉज करता है? फंगस, फंगाई कॉज करते हैं। फंगस लाइक माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एक और जीनस है एपिडर्मोफाइटन। ये सारे जीनस है। क्या कॉज करते हैं? ड्राई स्केली लेजन ऑन द बॉडी पार्ट्स, रेडनेस एंड इचिंग। अगले डिजीज पर आते हैं एस्कैरियासिस। कॉज करने वाला एस्कैरिस। इसका सिम्टम सबसे इंपॉर्टेंट इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग या इंटरनल ब्लीडिंग, इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, इंटरनल ब्लीडिंग कॉज करेगा ये। साथ में क्या होगा? स्टमक पेन, स्टमक पेन दे सकता है, क्रैम्प्स दे सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स। ठीक है, तो ये सारे। अब आ जाते हैं, हमको यहाँ पर डिजीज का नाम बताना है। एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका ऑर्गेनिज्म है और ये सिम्टम्स है। तो यहाँ पर जो हमारे डिजीज का नाम आएगा वो है अमीबियासिस, या इसको एंटेरिस भी बोलते हैं। ठीक है, एंटेरिक डिजीज, एंटेरिक डिजीज। तो ये हमारा इस टाइप का टेबल, इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये याद होना चाहिए कि भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म है, क्या डिजीज कॉज करेगा, और उसके इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम है उसमें इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये न्यूमोनिया के केस में ये फिंगर एंड नेल टर्न्स ग्रे टू ब्लूइश। हमारा साल्मोनेला टाइफी ये जो होता है ये भी इंटरनल ब्लीडिंग कॉज कर सकता है एक्सट्रीम केस में। ड्राई स्केली लेजन्स यहाँ पर हैं। नेजल कंजेशन होता है कॉमन कोल्ड में। इंटरनल ब्लीडिंग जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है एस्कैरियासिस का। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे मलेरिया का है फीवर विथ चिल्स और रिपीट होगा हर तीसरे दिन। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद होने ही चाहिए। इसी से हम पहचानते हैं। डॉक्टर के पास कभी जाओगे कि फीवर हुआ है तो वो पूछेगा कि फीवर में कपकपी होती है, चिल्स आते हैं, यानी हर दूसरे तीसरे दिन फीवर आ रहा है या रोज फीवर आ रहा है, उसी टाइम पे रोज फीवर आ रहा है या कभी भी फीवर आ जा रहा है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जिसके बेसिस पर डॉक्टर बोलते हैं कि तुम मलेरिया का टेस्ट कराओ, टाइफाइड का या डेंगू का, या फिर नॉर्मल पैरासिटामोल खा के चले जाओ। ठीक है, तो ये कॉमन फीचर्स जो है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो याद होने चाहिए। अगला आ जाते हैं हम, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन या डिजीज इज देयर अ सब्सटैंशियल इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ मास्ट सेल्स ऑब्जर्व्ड इन द ह्यूमन बॉडी। मास्ट सेल्स जो है वो एलर्जी में सबसे ज्यादा काम करता है। ठीक है, तो एलर्जी। लैक्टोबैसिलस दैट सेट्स मिल्क इनटू कर्ड इज कैटेगराइज्ड एज। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? मिल्क से लैक्टोज को यूज कर रहा है अपने एनर्जी के लिए। तो साइनोबैक्टीरिया तो ये नहीं है, आर्कीबैक्टीरिया बिल्कुल भी नहीं है। कीमोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉपिक। कीमोसिंथेटिक मतलब खुद से केमिकल्स को यूज करके खुद से अपना खाना बना रहा है, नहीं, ये एक्चुअली में लैक्टोज ही यूज करके एटीपी बना रहा है, तो ये हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है। ओके, ठीक है, तो इसमें इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे पास। ये यूनिट हमने कवर कर लिया, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं हमारे। तो अगला यूनिट हम नेक्स्ट कवर करेंगे PYQs इसी तरीके से। एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।